friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज 2020 सिविल लॉ 1। आज की इस वीडियो से हम जो है हिमाचल जुडिशरी की सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. देखिए, ये एग्ज़ाम पेपर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, किसी ने ये स्कैन करके डाला हुआ था। जो रियल कॉपी वैसे हमें मिल नहीं पाई है, जैसे कि हर बार हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्स में, तो वो मिल नहीं पाई है। तो ये डाला हुआ किसी ने फ़ोटो खींच के, बट ठीक से नहीं किया हुआ, सारा क्लियर नहीं है, बट वी विल ट्राई कि आपको जो है समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखिए, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सेप्शन टू द रूल रेस इंटर आलियोस जुडिकेटे नलम एलियस प्रिया जुडिशियम फेसिएंट। तो वो 41 और 42 है, सी इज़ दी आंसर। तो इसका मीनिंग क्या होता है रेस इंटर आलिया एक्टा? मीनिंग क्या होता है इसका? मैटर एडजस्ड इन अ कोज डू नॉट प्रेजुडाइस दोज हु आर नॉट दी पार्टीज टू इट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टीज नहीं हैं उन पर जो है जो मैटर डिसाइड हुआ है वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो लिखा 41 42 में, तो सी इसका आंसर हो गया। Next 2, in which of the following judgment it was ruled that when two medical experts differ in their opinion on the same point, court must accept the opinion which fits with the direct testimony. तो वो केस था प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 3, document prepared in 2 copies. A alone sign in one copy, B alone sign in other copy. A then hands to B the document signed by himself and B hands to A document signed by himself. With respect to this and is prescribed under section 62 of evidence act, choose the true proposition. Both copies are primary evidence. Document executed by B is the primary evidence only against B and executed by A is also only against A. तो D इसका आंसर रहेगा। देखिए लिखा हुआ ना, where document is executed in several parts, each is primary evidence of the document. एंड जब काउंटर पार्ट है तो जिसने साइन किया है ओनली अगेंस्ट पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट, तो बी ने एग्जीक्यूट किया है जो वो उसके लिए जो है वो प्राइमरी है और ए ने किया है वो ए के लिए है। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 4, इन विच द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ पार्टी हु इज नॉट इन पोजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम विच द डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस सच पार्टी कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B4। तो केस कौन सा था ये? शफी मोहम्मद वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बट अब इसको जो है ओवर रूल कर दिया गया है। कौन से केस से? अर्जुन पी कोटकर वर्सेस कैलाश कुशान राव गोरंत्याल, 2020 की जजमेंट है ये, तो उससे इसको ओवर रूल कर दिया था। नेक्स्ट इज 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अबाउट अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दैट इज सेक्शन 123। बी इज द आंसर। और इसमें मैगजीन भी आती है, सोलस पोपली सुप्रीम लैक्स, वेलफेयर ऑफ स्टेट इज सुप्रीम लॉ। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 27 कवर्स इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर कन्फेशनल और नॉट। सी इसका आंसर हो गया। Next 7, where an instrument is chargeable with ad valorem duty in respect of any stock or of any marketable other security, such duty shall be calculated on the value of such stock or security according to the average value thereof on the day of date of instrument. B is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? मेंशन किया गया है सेक्शन 21 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। नेक्स्ट इज 8, A owes B ₹1000. A sells a property to B, the consideration being ₹500. The release of the previous debt of 1000, मतलब 1000 रुपये का डेट छोड़ दिया
और 500 रुपये ऊपर से दिए। तो अब स्टैम्प ड्यूटी कितने पे पेएबल होगी? प्रॉपर्टी तो 1500 रुपये की है, तो 1500 पर पे ही होगी ये। तो सी इसका आंसर हो गया। और एक कहाँ मेंशन किया गया है, ये है सेक्शन 24 और ये है इलस्ट्रेशन 1। नेक्स्ट 9, अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी स्टैम्प्ड विद एडहेसिव्स। तो देखिए इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पे हो जाएगा, नोटेरियल एक्ट्स पर हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ शेयर्स इन एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इस पर भी होगा, बट चेक्स पर कभी स्टैंप नहीं लगती है। तो डी इसका आंसर हो गया। चेक तो आपने देखे ही हैं, हर किसी ने देखा होता है चेक, कहीं स्टैंप नहीं होती है उस पर। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 10, अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट हु मे असाइन एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूडिंग द फंक्शन ऑफ रिसीविंग रजिस्टरिंग केस एंड अपील्स। तो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डिस्ट्रिक्ट जज बोथ कर सकते हैं। तो सी इसका आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी। और ये सेक्शन 7 में मेंशन किया गया है HP हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट में। नेक्स्ट 11, अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ए इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये? सेक्शन 9 में देखिए लिखा ही हुआ इधर, ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 12, विद रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशन। हाई कोर्ट में फिक्स द प्लेस एट विच एनी कोर्ट अंडर द एक्ट इज टू बी हेल्ड। येस, इट इज करेक्ट। फिर है द प्लेस ऑफ फिक्स कैन नॉट बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स। नो, इट कैन बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स। तो ये हो गया गलत। फिर है ए कोर्ट अंडर दिस एक्ट मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुडिक्शन। ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें 1 और 3 करेक्ट हो गए। तो सी इसका आंसर हो गया। और ये कहाँ मेंशन किया गया? मेंशन किया गया सेक्शन 15 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट में। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट डिक्री एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। डेफिनेशन ऑफ डिक्री कहाँ दी गई है? सेक्शन 2(2) ऑफ CPC में। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट इज अ डीम्ड डिक्री। ऑर्डर होल्डिंग द अपील इज नॉट मेंटेनेबल, दिस इज ऑल्सो अ डिक्री। फिर ऑर्डर होल्डिंग दैट देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, मतलब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया, तो दैट इज ऑल्सो अ डीम्ड डिक्री। तो ऑर्डर ऑफ रिमांड ये नहीं होता। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीम्ड डिक्री अंडर CPC। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, यस। रेस्टिट्यूशन है, यस। एडजुडिकेशन एज टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय जजमेंट डेटर, ये भी है। तो ऑल ऑफ दीज हो गए। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डील्स विद प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। देखिए वो है दुल्हाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ MP। ए इज द आंसर। दरिया वर्सेस स्टेट एंड स्टेट ऑफ UP वर्सेस ये नवाब हुसैनी, दोनों किस पर है? ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पर है। लाचन वाला या बताइए जरा, लिखिए कमेंट सेक्शन में किस पर है ये। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। कंसेंट डिक्री नहीं, ये नहीं होती। एक्स पार्टी डिक्री, यस इट इज। डिसमिसल इन डिफॉल्ट, डिसमिसल इन लिमाइन, ये नहीं होते। बी इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा रेस जुडिकाटा का? 11 CPC। नेक्स्ट 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड टू रिजेक्ट फॉरेन जजमेंट। वो कहाँ लिखे हुए हैं? देखिए सेक्शन 13 में लिखे हुए हैं। फॉरेन जजमेंट नॉट बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये तो ग्राउंड है। फिर है नॉट अनमैरिड, ये भी ग्राउंड है। अपोज टू नेचुरल जस्टिस, ये भी है। बेस्ड ऑन इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन, ये नहीं है क्योंकि ये वहाँ पर लिखा नहीं हुआ। तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 18, विद रिस्पेक्ट टू डिक्री डिफाइन इन CPC चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशन एंड प्रपोजिशंस। कौन सी है? देखिए डिक्री के काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए हैं। इन ऑर्डर दैट अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट मे बी अ डिक्री, इट मस्ट बी डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज इंटर से। यस, बिल्कुल ठीक है। फिर एक्सप्रेशन राइट्स मीन सब्सटेंटिव एज वेल प्रोसीजरल राइट्स। ये प्रोसीजरल राइट्स की बात नहीं की गई है, तो ये नहीं होता। फिर राइट ऑफ द पार्टीज अंडर 2(2) इंक्लूड्स लिमिटेशन जुरिडिक्शन अकाउंट एटसेट्रा, ये ठीक है। तो 1 और 3 में ठीक हो गए, तो ये हो गया इधर। सेकंड इज इनकरेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 19, विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेशन सूट ऑफ सिविल नेचर एज एप्लीकेबल इन CPC चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशन।
A civil court has jurisdiction to try all suits of civil nature unless they are barred. बिल्कुल ठीक है, खाली का सेक्शन 9 में. फिर एक्सप्रेशन सूट ऑफ सिविल नेचर डज नॉट इंक्लूड प्राइवेट राइट्स. नो इट इंक्लूड्स, तो ये हो गया गलत. फिर सूट वेयर प्रिंसिपल क्वेश्चन इज अबाउट रिलीजन इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, ये ठीक है. तो 1 और 3 ठीक हो गए फिर से, तो ये सी इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 20, विद रिस्पेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस. डॉक्ट्राइन रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी है, बिल्कुल ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सिविल सूट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन इंटरिम ऑर्डर एटसेट्रा, ये बिल्कुल ठीक है. फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा कोडिफाइड अंडर सेक्शन 11 इज एग्जॉस्टिव. नो इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव. तो 1 और 2 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट, ए इज द आंसर. Next 21, with respect to representative suit under order 1 rule 8, choose a true statement about propositions. All members of the class should have a common interest in the subject matter. Yes, बिल्कुल ठीक है. All members of the class should have a common grievance matter. Yes. The relief sought in nature be beneficial to all. Yes, all of the above are correct. D is the answer. Next 22, with regard to applicability of order 2 rule 2, choose a true statement. The cause of action in previous suit must be identical to the subsequent suit. Yes, बिल्कुल ठीक है. Relief sought in the subsequent suit could have been given in the previous suit, ये भी होना चाहिए. फिर if the omission to relief in the previous suit was with or without leave of the court, subsequent suit will be barred. No, without leave of the court होगा तभी तो barred होगा. With the leave of the court है अगर, तो barred क्यों होगा फिर वो. तो थर्ड हो गया गलत. तो आंसर क्या रहेगा इसमें, ए. 1 और 2 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 23, चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस. एवरी सूट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट. यस, बिल्कुल ठीक है. इफ देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन द प्लेंट विल हैव टू बी रिजेक्टेड. यस, बिल्कुल ठीक है. फेलियर इन इंडिकेटिंग द डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इज अ फैटल टू द फाइलिंग ऑफ द सूट. ये भी बताना तो पड़ेगा ना कब वो राइज हुआ, तो वो भी ठीक है. ये तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो सकता है, तो कहाँ पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11, तो तीनों ठीक हो गए. डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. नेक्स्ट 24, विद रिगार्ड टू प्लीडिंग अंडर सीपीसी चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रपोजिशंस. इतनी प्रपोजिशंस पूछ ली हैं सीपीसी में. तो प्लीडिंग शुड स्टेट्स फैक्ट एंड लॉ. नो, इसमें आना चाहिए नॉट लॉ, तो ये हो गया गलत. फैक्ट स्टेटिंग इन द प्लीडिंग शुड बी मटेरियल फैक्ट्स, बिल्कुल ठीक है. प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस, बिल्कुल ठीक है. ये काम मेंशन किया गया ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स, तो इसमें से 2 और 3 करेक्ट हो गए, 1 इज इनकरेक्ट, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट मे नॉट इशू अ कमीशन टू एग्जामिन अ पर्सन. कर सकते हैं, तो पार्टीशन कराने के लिए कर सकते हैं. टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन तब भी कर सकते हैं. अभी दिखा मे नॉट इशू ए कमीशन, तो ये तो मतलब सारे ही इसमें हो जाएगा, और डी ऑप्शन भी ऑल ऑफ दीज है. तो ये मैं कहूँगा कि क्वेश्चन जो है ये इसमें ऑप्शंस ठीक नहीं है, यहाँ आना चाहिए था नन ऑफ दी अबव, तब तो डी आंसर होता. लेकिन देखिए लिखा ना मे नॉट इशू अ कमीशन, तो इन तीनों में तो कमीशन इशू हो सकता है. सेक्शन 75 सीपीसी देख सकते हैं इसके लिए आप. नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लायबल टू बी अटैच्ड एंड सेल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग. बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, सिक्योरिटीज हो जाएंगी, प्रोमिसरी नोट हो जाएगा. टूल ऑफ आर्टिसन नहीं हो सकता. डी इज द आंसर. काम मेंशन किया गया है सेक्शन 60 सीपीसी में. नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स अंडर सीपीसी. तो पर्सनल सर्विस टू द पार्टीज और एजेंट, ये ठीक है. सब्स्टिट्यूट सर्विस, ये भी ठीक है. सर्विस ऑफ समन बाय द कोर्ट, ये भी ठीक है. तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. ऑर्डर कौन सा है समन्स का, 5. Next 28, legal set off is prescribed under order 8 rule 6. A is the answer. Order 6 में क्या है, pleadings. 6A क्या है, counter claim. Next 29, with regard to abatement of suit under order 22, choose the true statement. The death of plaintiff or defendant shall not cause the suit abate if the right to sue survives. बिल्कुल ठीक है. ये order 22 के rule 1 में ही लिखा हुआ है ये. If sole surviving plaintiff dies, the right to sue survives. The court, on the application made in that behalf, shall cause the legal representative of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit.
बिल्कुल ठीक है, ये है रूल 3। एनी पर्सन सो मेड अ पार्टी शैल बी गवर्न बाय प्लीडिंग already submitted and shall not be entitled to make any defense appropriate to his character as a legal representative of the party। नो, ये गलत है, वो डिफेंस दे सकता है। इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? रूल 4 के सब रूल 2 में। तो ये हो गया गलत, तो फिर 1 and 2 आर करेक्ट। ए इज द आंसर। Next 30, in which of the following case Supreme Court stated that the remedy of attachment before judgment is drastic and extraordinary power and such power should not be exercised mechanically or merely for asking, it should be used sparingly and strictly according to the rule। ये केस था रमन टेक वर्सेस सोलंकी ट्रेडर्स। ए इज द आंसर। Next 31, for the purpose of applying section 6 of specific relief act, which of the following is incorrect? Person is dispossessed of immovable property। Yes, बिल्कुल ठीक है। Disposition of property was without his consent। Yes, दोनों ठीक हो गए। फिर disposition of the property was otherwise than due course of law। Yes, suit must be filed within 3 months। 6 months का टाइम है, तो ये हो गया गलत। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो डी इज द आंसर। सेक्शन 6 बता ही दिया सारे का। नेक्स्ट 32, अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 जो द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट रेमेडी। तो रिवीजन हो सकता है, इसमें अपील रिव्यू नहीं हो सकता। सी इज द आंसर, वही मना कर दिया गया है सेक्शन में ही। नेक्स्ट 33, विद रिस्पेक्ट टू सेटलमेंट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेटलमेंट मीन्स इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल। ये बिल्कुल ठीक है। सेटलमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है? 2B में। फिर है थ्रू सेटलमेंट डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन दी मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली इज डिस्पोज्ड ऑफ। नो, वहाँ लिखा हुआ है मूवेबल और इमूवेबल, तो 2 हो गया रॉन्ग। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? 1 and 3 आर करेक्ट। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 34, इन विच द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सूट सीकिंग मेयरली डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप albeit a property without seeking possession when the plaintiff is not in possession of the property is not maintainable। ये था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिम। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट वन or more civil courts as special court to exercise jurisdiction and to try a suit in respect of contract relating to the infrastructure projects। That is 20B। C is the answer। और ये बात करते हैं स्पेशल कोर्ट की। नेक्स्ट 36, विद रिगार्ड टू सेक्शन 21 चूज ट्रू स्टेटमेंट प्रपोजिशंस। तो है प्रपोजिशन, इन अ सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ मे आल्सो क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल ठीक है, ये सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है ये 21 के। फिर है इफ द कोर्ट डिसाइड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ought to be granted but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case that some compensation of the breach should also be made to the plaintiff, it shall award him compensation accordingly। ये मेंशन किया सबसेक्शन 3 में। फिर where the plaintiff has not claimed any compensation in the plaint, the court shall neither grant any compensation nor shall allow him to amend the plaint। No, इसमें जो है अगर नहीं मांगा है तो अमेंड कर सकता है प्लेंट को। ये लिखा हुआ है सबसेक्शन 5 के प्रोवाइजो में। तो ये हो गया गलत। 1 and 2 आर करेक्ट। तो ए इज द आंसर। Next 37, with respect to the proof of circumstantial evidence under Indian Evidence Act, which of the following proposition expression is incorrect? That circumstances from which guilt is established must be fully proved। ये बिल्कुल ठीक है। फिर है all the facts must be consistent with the hypothesis of the guilt or innocence of the accused। गिल्ट होना चाहिए ना, इनोसेंस थोड़ी होगा फिर। The circumstance must be conclusive in nature। Yes, the circumstances should to a moral certainty excludes every hypothesis except the one proposed to be proved। जैसे बिल्कुल ठीक है। इसमें आंसर क्या हो गया? बी इज द आंसर। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डील्स विद टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड विटनेस। वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस दामू। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स irrefutable presumption। That is section 112, because वहाँ लिखा हुआ it is a conclusive proof unless known excess is shown। Next 40, footprints of accused is admissible under section 7 of Indian Evidence Act। A is the answer। Next 41, FIR was filed against A for committing offence under section 302 IPC। A absconded from the jurisdiction, however later on got arrested from a different place। During trial, prosecution adduced a letter written by B
his relative containing information as to filing of an FIR as per the Indian Evidence Act, the letter written by B is relevant under सेक्शन 8. कंडक्ट दिखा रहा है ना, बी लिख रहा है ए को कि भाई तेरे खिलाफ FIR जो है लॉज हो गई है, तो रेलेवेंट है कंडक्ट के लिए, सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 42, विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट. There must be reasonable ground to believe that the existence of conspiracy established by prima facie, yes. It must be proved that the accused were party to the conspiracy, yes. The act, declaration, etc. of each conspirator must be only in furtherance of their common intention. Common intention कोई ज़रूरी नहीं है, common object भी चल जाएगा. C गलत हो गया. D है the act declaration must be confined to the period of conspiracy, yes. बिल्कुल ठीक है, तो सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 43, ड्यूरिंग ट्रायल एविडेंस एज टू गुड कैरेक्टर ऑफ द अक्यूज वाज नॉट रेज्ड. हाउएवर द प्रोसिक्यूशन ट्राई टू एड्यूस एविडेंस अबाउट द बैड कैरेक्टर as highly probable that he committed the crime. The evidence adduced the prosecution is inadmissible under section 54 और 11. जब उसने गुड कैरेक्टर का रेज नहीं किया तो फिर बैड कैरेक्टर का कैसे रेज करेंगे? डी इसका आंसर रहेगा. Next 44, with respect to admission under Indian Evidence Act, choose a true statement. Admission can be made by the parties to the proceeding. ये बिल्कुल ठीक है. फिर admission can be made by agent of the party who are authorized expressly. Expressly जरूरी नहीं है, implied भी तब भी चल जाएगा, तो ये हो गया गलत. Person filing suit in representative character can also make admission to while having that character. ये बिल्कुल ठीक है. So 1 and 3 are correct, 2 is incorrect. C is the answer. Next 45, with respect to admission under Indian Evidence Act, choose the true statement about prepositions. Admission is substantive piece of evidence, yes. Generally admission is proved against the maker of the statement, yes. Self-serving statement as to state of body mind is admissible as evidence, yes, it can be. तो D इसका आंसर हो गया, all are correct. एडमिशन की डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 17 में. नेक्स्ट 46, विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन, फिर से प्रपोजिशन है. कन्फेशन इज सब स्पीशीज एडमिशन ऑफ एडमिशन इन क्रिमिनल केस, ये बिल्कुल ठीक है. हाउ? रेलेवेंसी इज जीनस, एडमिशन इज स्पीशीज एंड कन्फेशन इज सब स्पीशीज. फिर स्टेटमेंट कंटेनिंग सेल्फ एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड एज एविडेंस, ये बिल्कुल ठीक है. फिर मेयर कंडक्ट इज नॉट कन्फेशन अनलेस इट अमाउंट टू असर्शन, ये भी ठीक है, तो डी हो गया, ऑल आर करेक्ट. Next 47, section 27 of Indian Evidence Act is based on theory of confirmation by subsequent facts. C is the answer. Next 48, with respect to confession of the Indian Evidence Act, choose a true statement. तो आर्टिकल 20 का 3 of Constitution protects an accused against testimonial compulsions, ये बिल्कुल ठीक है. It creates no bar in using retracted confession against the accused, ये बिल्कुल ठीक है. फिर accused can claim protection given in section 24 against the confession recorded through compulsion, ये बिल्कुल ठीक है. तो सारे ठीक हो गए, all are correct. D is the answer. Next 49, with respect to section 154 of Indian Evidence Act, choose the true statement. Section 154 of Evidence Act confers a discretion on the court to permit a witness to be cross-examined by a party calling him. Yes, बिल्कुल ठीक है. फिर a court will not normally allow a party to cross-examine his own witness and declare the same hostile unless the court is satisfied that statement of the witness exhibits an element of hostility. ये बिल्कुल ठीक है. फिर a mere declaration that a witness is hostile, his all statements shall be excluded. No, सारे statement थोड़ी exclude करेंगे, तो ये हो गया गलत. तो 1 and 2 are correct. A is the answer. Next 50, with respect to dying declaration under Indian Evidence Act, choose this true statement about prepositions. The percentage of burn injury alone would not determine the admissibility of dying declaration, बिल्कुल ठीक है. फिर absence of medical certificate as to fit state of body is a fit ground to throw dying declaration, no, ये गलत है. फिर opinion of magistrate as to fit state of mind and body would decide the reliability of dying declaration, ये बिल्कुल ठीक है. तो 1 and 3 इसमें करेक्ट होगा, तो C इसका आंसर हो गया. So friends, here we have discussed
preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2020 पेपर सिविल लॉ 1। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.